फाइनेंस उपलब्ध, ग्रीन फाइनेंस उपलब्ध कराना। पांचवा और लास्ट है पर्वतीय स्थिति को स्वीकार करना। पर्वतीय स्थिति स्वीकार करना। पर्वतीय स्थिति को स्वीकार करना मतलब जैसा है प्राकृतिक या नेचर के साथ छेड़छाड़ नहीं करना। अब हम देखेंगे हिमालय की जो भू आकृतिक विशेषताएं हैं उसको देखेंगे। ये एक थोड़ा करंट का विषय था, करंट का टॉपिक था। इसको ये एग्ज़ाम में पूछ सकता है क्योंकि जो रिसेंटली जो भी एग्ज़ाम आएगा पूछ सकता है कि सागर माथा संवाद कहाँ पर हुआ। ये नेपाल में हुआ। ये आप जैसे नेपाल में कहीं कहीं जो है माउंटेन, जो हिमालय के पर्वत हैं वहाँ पे सागर माथा भी कहा जाता है उसको। तो उससे आप अनुमान लगा सकते हैं, एक समझ लीजिए समझने के लिए, कि ये नेपाल के काठमांडू में हुआ। उसके बाद इसका जो थीम था, थीम भी इम्पॉर्टेंट है, जलवायु परिवर्तन, पर्वत और मानवता का भविष्य। ये बहुपक्षीय सम्मेलन है। उसके बाद इसमें जो भारत ने 5 सूत्री जो सुझाव दिया वो भी इम्पॉर्टेंट है, पूछ सकता है एग्जाम में। इसके मतलब भारत ने जो 5 सूत्री सुझाव दिया था, क्या क्या इसमें शामिल थे। पहला, इसमें वैज्ञानिक सहयोग में वृद्धि, जलवायु परिवर्तन के अनुकूल ढलना, स्थानीय समुदाय को सशक्त बनाना, उसके बाद ग्रीन फाइनेंस उपलब्ध कराना और पर्वतीय स्थिति को स्वीकार करना। मतलब प्रकृति के साथ या नेचर के साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए हमको। उसके बाद हम देखेंगे हिमालय भू आकृति विशेषताएं। हिमालय भू आकृति विशेषताएं, इसमें पहला हम देखेंगे ये वलित पर्वत में जो फोल्ड माउंटेन होता है ये सबसे युवा पर्वत है। जो वलित जो फोल्ड माउंटेन होता है ये सबसे युवा पर्वत है। युवा का मतलब ये नहीं है कि मतलब ये अभी रिसेंटली मतलब इसकी उत्पत्ति हुई है। अभी आगे देखेंगे विश्व का सबसे युवा वलित पर्वत। विश्व का सबसे ऊंचा वलित पर्वत, सबसे ऊंचा वलित पर्वत। भारत के 5, ये भारत के नहीं, ये 5 देशों में या 5 राष्ट्रों में फैला हुआ है। ये 5 देशों में फैला है। अब 5 देश कौन कौन से हैं, जैसे मैप के अगर माध्यम से हम देखें तो ज़्यादा बड़ा हो गया ये। अगर हम देखें तो ऐसे ही है लगभग। ये हो गया पाकिस्तान, ये हिमालय अगर देखें तो ऐसे ही है समथिंग। यहाँ पे पहला इसमें देखेंगे हम पाकिस्तान, पाकिस्तान। दूसरा इसमें देखेंगे भारत, यहाँ आ जाएगा भारत। भारत के बाद यहाँ आ जाएगा, ये हो गया, ये हो गया नेपाल। इसे यहाँ पर देखें हम, पाकिस्तान, ये हो गया भारत, ये हो गया नेपाल। कितने हुए, 3 हुए। यहाँ पर हो जाएगा भूटान, भूटान। यहाँ ऊपर जब आएंगे हम, ऊपर देखेंगे, ऊपर यहाँ जाएगा चीन। कितने हुए, 1 2 3 4 5।
5। अब इसमें हम देखेंगे भारत के कौन कौन से राज्य हैं। 5 देश आप नोट कर लीजिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। जैसे यहाँ पे, अभी यहाँ पे अगर उसको थोड़ा ट्रिकी बना रहेगा, आप अफगानिस्तान देगा, क्योंकि अफगानिस्तान भी यहीं पर है, उसमें कन्फ्यूजन आएगी। यहाँ बर्मा है, वहाँ भी कन्फ्यूजन आएगी। ये बांग्लादेश है, यहाँ भी कन्फ्यूजन आएगा, ये बांग्लादेश में है कि नहीं, क्योंकि भारत के जो पूर्वोत्तर राज्य हैं वो शामिल है इसमें। अब अगर हम बढ़िया इसको नहीं देखेंगे, कन्फ्यूजन आ जाएगा, हम लगा देंगे इधर 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 क्या बांग्लादेश है, इधर क्या अफगानिस्तान है, इधर बर्मा है। आगे उसके बाद हम देखेंगे ये इसका मतलब जो उत्पत्ति हुई, इसकी उत्पत्ति लगभग 5 वर्ष पूर्व, 5 करोड़ वर्ष पूर्व। ये सबसे वलित है, इसका मतलब ये नहीं है जो रिसेंटली हुआ 100-200 साल, 5 करोड़ वर्ष पूर्व। जैसे जो ये निर्माण इसका हुआ, ये समझ लीजिए, ये हो गया भारतीय प्लेट, भारतीय, ये भारतीय प्लेट है, इधर ये यूरेशियन प्लेट है, यूरेशियन प्लेट है। अब जब दोनों आपस में टकराएंगे, जैसे ये यूरेशियन प्लेट है, ये भारतीय प्लेट है, ये भारतीय प्लेट है। अब दोनों के आपस में टकराने से ही जो है यूरेशियन प्लेट और जो भारतीय प्लेट थी, दोनों आपस में टकराने से ही हिमालय का निर्माण हुआ है। कोई भी वस्तु, जो दो वस्तु, अगर दोनों, एक वस्तु मजबूत है और एक वस्तु कमज़ोर है, अगर दोनों आपस में टकराएंगे, जो कमज़ोर है वो नीचे, जो मजबूत है वो धंस जाएगी, जो कमज़ोर है वो नीचे चली जाएगी, जो मजबूत है वो ऊपर उठ जाएगा, उसका कुछ हिस्सा ऊपर उठ जाएगा। लेकिन क्या है, दोनों इसमें क्या है, मजबूत थी। जब दोनों टकराएं आपस में, जब टकराएंगे तो उसका जो रॉ मटेरियल है तो ऑटोमेटिक ऊपर उठेगा, इसी से हिमालय का निर्माण हुआ। एक तरह से ये एग्जाम्पल समझिए। अब धीरे धीरे जैसे क्या है, ये दोनों क्या है, बढ़ते गए, ये दोनों, अब जब दोनों आपस में टकराए तब यहाँ पर क्या हुआ, फोल्डिंग हुई। फोल्ड माउंटेन इसलिए कहते हैं ना, वलित पर्वत। फोल्डिंग हुई। जब फोल्डिंग हुई तो क्या हुआ, यहाँ पर कुछ ज़मीनें ऐसे उठ गई, और यही हुआ, क्या बोले, हिमालय का निर्माण हुआ। हिमालय का निर्माण, हिमालय की उत्पत्ति हुई। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे इसमें, ग्लेशियर। इसमें हम देखेंगे ग्लेशियर, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ये फैक्ट डायरेक्ट एग्जाम में पूछता है इसमें। सबसे पहले इसमें हम देखेंगे गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री कहाँ, कौन सी नदी निकलती, भागीरथी, भागीरथी जो स्थानीय नाम, जहाँ से वो उत्पत्ति होती है उसको गंगा नदी, उसको भागीरथी कहते हैं। शुरू से जहाँ से उत्पत्ति होती है उसकी, वहाँ से गंगा नदी उसको नहीं कहते हैं। उसके बाद दूसरा इसमें हम देखेंगे बंदरपूछ। ये बंदरपूछ शिखर पर है, और इसमें यमुनोत्री है, यमुनोत्री ग्लेशियर। अब यमुनोत्री से यमुना नदी हो जाएगा। उसके बाद अलकापुरी है, तीसरा है अलकापुरी से अलकनंदा,
उसके बाद चौथा इसमें हो जाएगा सुमेरु, सुमेरु ग्लेशियर, सुमेरु से मंदाकिनी, सुमेरु ग्लेशियर से मंदाकिनी। उसके बाद 5 नंबर इसमें आ जाएगा बारह सिगरी, बारह सिगरी, बारह सिगरी से चिनाब, बारह सिगरी से चिनाब। उसके बाद छठे में जेमू ग्लेशियर, जेमू से हो जाएगा तीस्ता। ये इंपॉर्टेंट है, ये मुख्य है इसमें। और भी ग्लेशियर है और भी नदियां हैं इसमें। ये इंपॉर्टेंट इसलिए, जैसे क्या है, पूरा अगर पूरा हम पढ़ने बैठ जाएं, पूरा सब लिखवाने बैठ जाएं, थोड़ा इसमें क्या है, टाइम ज़्यादा चला जाएगा। इसलिए इसमें जो जो इम्पोर्टेंट है उसको आप पढ़िए, क्योंकि आप कोई ना कोई ऑथेंटिक बुक तो पढ़ ही रहे होंगे। इसमें ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ तो आप लोग, जैसे हम लोगों को क्या ये पता होगा, गंगोत्री, भागीरथी, बंदरपूछ, यमुनोत्री, क्योंकि यहाँ पर ये जो एक दो इम्पोर्टेंट, जैसे समझ लीजिए अलकापुरी क्या है, इसमें कन्फ्यूजन नहीं है, अलकनंदा, सुमेरु इसमें कन्फ्यूजन होगा, मंदाकिनी, बारह शिगरी इसमें भी कन्फ्यूजन होगा, चिनाब, जेमू, तिस्ता इसमें कन्फ्यूजन होगी। ये दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होगा, इसमें और इसमें, क्योंकि इसका नाम में ही, जो ग्लेशियर के नाम पर ही इसका क्या बोले, उसका जो नदी की उत्पत्ति हुई उसका नाम पड़ा हुआ है। वाक्यों को बड़ा लिखें, जी जी। उसके बाद हम देखेंगे भारतीय हिमालयी जो क्षेत्र है भारत में, भारतीय हिमालयी क्षेत्र, भारतीय हिमालयी क्षेत्र, ये जो है भारत में 13 राज्यों में फैला हुआ है, 13 राज्यों में फैला है। 13 राज्य कौन कौन से हैं, जैसे नक्शे में देखें हम, भारत के मैप में, भारत के मैप में देखें, मैप उतना बढ़िया हम बना नहीं पाते हैं। अब इधर जैसे जम्मू कश्मीर हो ही गया है, इधर जैसे देख लें हम, जम्मू एंड कश्मीर, इधर हो जाएगा लद्दाख, इधर हो गया लद्दाख। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद इधर यहीं पर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के बाद आ जाएंगे पूर्वोत्तर भारत में, यहाँ पर आ जाएंगे मणिपुर, मणिपुर, मेघालय, असम, यहाँ पर हो जाएगा
असम, ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ये इधर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल भी ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में क्या है ट्रिकी हो सकता है ना, हमें क्या लगेगा कि पश्चिम बंगाल यहीं तक तो है, लेकिन पश्चिम बंगाल यहाँ तक जाता है पतली पतली लाइन पकड़कर। ये जहाँ पर चिकन नेक जिसको बोलते हैं, भारत का चिकन नेक लगभग 200 किलोमीटर ही, जो 200 किलोमीटर की पट्टी है, जो क्या है भारत को पूर्वोत्तर राज्यों से जो जोड़ती है, भारत की मुख्य भूमि से पूर्वोत्तर राज्यों को जो जोड़ती है, चिकन नेक उसको बोलते हैं। ये 200 मीटर की पट्टी है, उसका क्या नाम है, सिल्लीगुड़ी उसका नाम है, और वो पश्चिम बंगाल में ही है, इसलिए भारत भी इसमें इसमें पश्चिम बंगाल भी शामिल होगा। यहाँ पर आ जाएगा सिक्किम। अभी इसको सीक्वेंस से हम लिख देंगे मैप में, अगर मैप के माध्यम से अगर समझ में आ गया तो जल्दी भूलेगा नहीं। ये त्रिपुरा हो जाएगा, त्रिपुरा हो गया, असम वेस्ट बंगाल हो गया, उसके बाद मिजोरम। मैप में इधर उधर हो सकता है थोड़ा, मिजोरम, नागालैंड, नागालैंड कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कौन कौन छूटा है, मणिपुर, मणिपुर यहीं पे लिख लीजिए, मणिपुर, मणिपुर, सिक्किम, त्रिपुरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कौन राज्य और छूटा है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मेघालय, मेघालय छूटा है, यहाँ पर मेघालय कर लीजिए। ये हो गया मेघालय, इधर मेघालय है, मेघालय के बाद इधर असम आ जाएगा। असम लिखें कि नहीं, हाँ ये इधर ये असम आ जाएगा। अब इसको सीक्वेंस में अगर हम लिख लें कौन कौन से राज्य हैं, इसमें जैसे जम्मू एंड कश्मीर, LD मतलब लद्दाख हो जाएगा, लद्दाख के बाद उत्तराखंड हो जाएगा, उत्तराखंड के बाद हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के बाद सिक्किम, सिक्किम के बाद हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, नागालैंड, मिजोरम, मिजोरम, त्रिपुरा, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, मेघालय, मेघालय के बाद मणिपुर, मणिपुर, त्रिपुरा, त्रिपुरा हो गया है, नागालैंड, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, असम, असम हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 ये हो गए। 13 जो भारतीय राज्य हैं, देखिए मैप में इसलिए बता दिए क्योंकि सीक्वेंस पूछ सकता है, कौन से सीक्वेंस साइज पूछ सकता है, पश्चिम से पूरब, पूरब से पश्चिम पूछ सकता है कि सीक्वेंस से बैठाइए। ये UPSC PCS ये सब ये क्या है, उन सबके फेवरेट क्वेश्चन है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। इसको देखिए यहाँ तक तो ये ठीक है, यहाँ पे थोड़ा हो सकता है आगे पीछे, इसको आप मैप के थ्रू, मैप होगा ही आपके पास, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो मैप जरूर आपके पास होना चाहिए। एटलस ले लीजिए, स्टूडेंट का ले लीजिए, खान सर का, जो भी आप एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ला दीजिए, कोई भी आप एक एटलस जरूर रखिए अपने पास। अगर आप ज्योग्राफी, आप किसी भी एग्जाम कंपटीशन एग्जाम तैयारी करें, ज्योग्राफी रहेगा ही। ज्योग्राफी बिना मैप के मतलब वही है कि बिना हार्ट के इंसान, बिना हार्ट के इंसान नहीं चल पाता, वैसे बिना एटलस के आप ज्योग्राफी नहीं समझ में आएगा आपको। एटलस लेकर आप उसमें हाईलाइट करिए, उसको लिखिए अच्छे से, उसमें कोई भी जो भी चीज़ नहीं, उसमें डाटा क्या है कहीं कहीं मिस प्रिंट हो जाता है, नहीं रहता, तो उसको आप पेन से भी लिख सकते हैं क्लास के माध्यम से। क्लास में देखिए कोई भी चीज़ अगर आपको लगे कि ये मैप में नहीं है तो उसको आप ऐड कर सकते हैं।
और इसकी जो लंबाई है, यहाँ से अगर देखें हम, यहाँ से इसको ऐसे देख लेंगे, अगर इसकी लंबाई हम पूरा देखें तो अप्रोक्स ये लगभग 25, कितना है, 2500 किलोमीटर है। 2500 किलोमीटर, 2500 किलोमीटर इसकी लंबाई है समथिंग। अब इसमें वनस्पति अगर हम देखें, वनस्पति, गिरिपाद, सबसे पहले देखिए गिरिपाद, गिरिपाद, गिरिपाद मतलब हिमालय का सबसे निचला जो क्षेत्र है उसको क्या कहते हैं, गिरिपाद, सबसे निचला क्षेत्र, यहाँ पर लिख सकते हैं हम, निचला क्षेत्र। यहाँ पर कैसी वनस्पति पाई जाती है, उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं यहाँ पर, उष्णकटिबंधीय वन। जो निचला क्षेत्र गिरिपाद हिमालय में उष्णकटिबंधीय क्षेत्र वन पाए जाते हैं इसमें। उसके बाद मध्य पर्वतीय क्षेत्र, मध्य इसमें समशीतोष्ण वन पाए जाते हैं। समशीतोष्ण वन पाए जाते हैं। उसके बाद उच्च ऊंचाई पर, सबसे ऊंचाई पर क्या पाए जाएंगे, अल्पाइन, सबसे ऊंचाई पर अल्पाइन या टुंड्रा समझ लीजिए, ये सबसे ऊंचाई पर पाए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे हिमालयी हॉट स्पॉट, क्योंकि भारत में कुल 4 हॉट स्पॉट हैं। हॉट स्पॉट ये मोबाइल वाला 100 वाला हॉट स्पॉट नहीं, भारत में कुल 4 हैं, जो हिमालय का, एक हिमालय है, एक इसमें इंडो बर्मा, एक हिमालय और एक इंडो बर्मा, 2 हॉट स्पॉट हिमालयन हो जाएंगे और 2 अलग से हॉट स्पॉट, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट। हॉट स्पॉट, हिमालयी हॉट स्पॉट, हॉट स्पॉट का मतलब क्या होता है, जहां पर जैव विविधता बहुत अधिक हो, जहां पर जैव विविधता अधिक हो, जैव विविधता अधिक हो, उसको कहते हैं हॉट स्पॉट। तभी जब यहाँ पर जैव विविधता अधिक होगा तो इसको जैव विविधता संरक्षण के अंतर्गत आना चाहिए। हॉट स्पॉट इसका नाम क्यों पड़ा, फिर इसलिए पड़ा क्योंकि जहाँ पर जैव विविधता सबसे अधिक हो और वहाँ जैव विविधता का जो ह्रास है, वहाँ का जो समझ लीजिए डिक्लाइन है जैव विविधता का, बायोडाइवर्सिटी का, वो उच्च स्तर पर, वो भी उच्च स्तर पर हो। जैव विविधता मूल्य ह्रास, मूल्य ह्रास, इकोनॉमी आ गया इसमें, जो इसका ह्रास है ये भी उच्च स्तर पर हो, उसको कहते हैं हॉट स्पॉट। क्योंकि उसका संरक्षण अलग से किया जाता है, उसके लिए अलग से गैर सरकारी संगठन भी है, सरकारी संगठन, संस्थाएं भी है, इसलिए इसको अलग श्रेणी इसका बनाया गया है। क्योंकि जैव विविधता और तो है, जैव विविधता क्षेत्र उसको अलग किया गया है, इसलिए वहाँ पर संतुलन जो है अलग किस्म का है, इससे अलग है। यहाँ पर जितना हाई लेवल जैव विविधता है उतने हाई लेवल यहाँ की जो ह्रास है वो भी है, इसलिए इसको हॉट स्पॉट कहते हैं। अब भारत में 4 है, 4 में से 2 यहाँ पर है, भारत में 2, एक हो गया हिमालय और एक हो गया इंडो बर्मा, एक हो गया हिमालय और एक हो गया इंडो बर्मा।
इसमें लगभग 32% जो पौधे हैं स्थानिक हैं, एंडेमिक हैं, स्थानिक है। अब ऐसे यहाँ पर अगर देखें तो हिम तेंदुआ आ जाएगा, हिम तेंदुआ, लाल पांडा, ये इंपॉर्टेंट है, लाल पांडा, नीली भेड़, ये इंपॉर्टेंट है। इसको तो आप कॉमन सेंस से लगा सकते हैं, हिम तेंदुआ लगा सकते हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। लाल पांडा कंफ्यूज कर सकता है एग्जाम में। लाल पांडा कहाँ मतलब पाया जाता, ज़्यादातर पांडा जो है चाइना में पाए जाते हैं, वहाँ के स्थानिक है, इसलिए या इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है। उसके बाद हिमालयी क्रायोस्फीयर, पृथ्वी का तीसरा ध्रुव, इसको क्यों कहा जाता है, बस देखेंगे हम। हिमालय क्रायोस्फीयर, हिमालय क्रायोस्फीयर मतलब पृथ्वी का तीसरा ध्रुव, पृथ्वी का तीसरा ध्रुव, पृथ्वी का तीसरा ध्रुव। तीसरा ध्रुव क्यों, क्योंकि ध्रुव क्या है, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, इसको तीसरा ध्रुव कहा जाता है हिमालय को, पृथ्वी का। इसमें क्या है, ये विश्व का तीसरा सबसे बड़ा हिमनद यहाँ पर है, विश्व का थर्ड सबसे बड़ा हिमनद है। मानसून को कंट्रोल करता है ये, मानसून को कंट्रोल या नियंत्रित समझ लीजिए, एक तरह से नियंत्रित तो ठीक नहीं रहेगा, लेकिन नियंत्रित या प्रभावित देख सकते हैं, प्रभावित ज़्यादा सही रहेगा, प्रभावित करता है। मानसून को कैसे प्रभावित करता है, जैसे यहाँ पे हम देखें कैसे प्रभावित करता है। जैसे जो दक्षिण पश्चिम मानसून है भारत का, जब आता है यहाँ पर हिमालय है, दक्षिण पश्चिम मानसून आया, दक्षिण पश्चिम मानसून जब आता है समझ लीजिए ये हिमालय है यहाँ पर है, ये इधर इससे टकराएगा तो क्या है, यहाँ पर जो मानसून बारिश होती है इसका क्या है, मेन मुख्य रीजन क्या है, मुख्य रीजन हिमालय है। क्योंकि मानसून बारिश कैसे होती है, जैसे गर्म और ठंडी जलधारा, समझिए कि जब गर्म और ठंडी जलधारा मिलती है आपस में, ये गर्म जलधारा है, ये ठंडी जलधारा मिलती हैं, तो क्या है, इवेपोरेशन होगा, मतलब वाष्पोत्सर्जन होगा। वाष्पोत्सर्जन होगा तो क्या है, बादल बनेगा, बादल बनेगा क्या है, बारिश होगा, क्या है, बारिश होगा, बारिश होगा, फिर क्या है, फिर वाष्पोत्सर्जन होगा, फिर बारिश होगी। ये क्या है, एक चक्र है, एक तरह से ये क्या है, एक चक्र की तरह काम करता है। इसलिए यहाँ पर जो हिंद महासागर की मतलब जो धाराएं हैं, हिंद महासागर की जलधारा है उसको क्या है, ये नियंत्रित करता है। तब फिर यहाँ से जब मानसून उठकर यहाँ जाता है तो क्या है, इसको हिमालय रोकता है, तब यहाँ से मानसून
यहाँ पर ऐसे उत्तर प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, बिहार हो गया, यहाँ सब बारिश जो होती है ये हिमालय का कारण। अगर हिमालय नहीं होता तो क्या है, मानसून ऐसे निकल जाता, ऐसे क्या है, निकल जाता। जितनी जितने अच्छा मात्रा में जितनी वर्षा होती है बिहार में, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, क्या है कारण, क्या है कारण, तो बहुत और भी हैं। मुख्य कारण क्या है, हिमालय मानसून को प्रभावित करता है। इसको एशिया का वाटर टावर भी कहा जाता है। इसको क्या है, एशिया का वाटर एशिया का वाटर टावर भी इसको कहा जाता है। हिमालय को एशिया का वाटर टावर भी कहा जाता है। इसमें 10 प्रमुख नदियां लगभग इससे निकलती हैं। एशिया की 10 प्रमुख नदियां यहीं से निकलती हैं, जैसे गंगा हो गया, सिंधु हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया। उसके बाद चाइना में एक नदी है, क्या नाम उसका, यांगत्सी, जो चाइना में है वो। एशिया की 10 प्रमुख नदियां हिमालय से ही निकलती हैं। उसके बाद इसमें हम देखेंगे जलवायु नियंत्रण और कार्बन संचयन। कार्बन जो स्टोर करते हैं, पौधे स्टोर करते हैं, हिमालय भी कार्बन स्टोर करता है। उसके बाद इसमें इसका जो क्या जलवायु परिवर्तन का नियंत्रण है और कार्बन संचयन है, कार्बन सिंक जैसे जिसको कहते हैं। इसको हम देखें, इसमें और कौन कौन से पॉइंट आएंगे। इसमें क्या है, इसको आप अच्छे से क्या मैप, आप नोट्स जब बनाइए, आप नोट्स बनाइए तो मैप जरूर बनाइए। मैप बनाकर ऐसे ड्रॉ कर लीजिए हल्का सा। उसके बाद यहाँ से हिंद महासागर, यहाँ की जलधारा, उसके बाद जब मानसून ऐसे बना लीजिए एरो। आप अपने हिसाब से जो भी आपको ठीक लगे उसको आप बना सकते हैं। जलवायु नियंत्रण, जलवायु नियंत्रण और कार्बन संचयन, जलवायु नियंत्रण और कार्बन संचयन। इसमें पहले हम देखेंगे कार्बन सिंक। कार्बन सिंक लगभग 5.5 बिलियन टन कार्बन को 5.5 बिलियन टन कार्बन को स्टोर करता है। कार्बन को स्टोर करता है। और एल्बिडो, इसका देखें हम दूसरा एल्बिडो प्रभाव। एल्बिडो प्रभाव, एल्बिडो प्रभाव क्या है? एल्बिडो प्रभाव सतह किसी सतह का, ताकि सूर्य किसी सतह की सूर्य के प्रकाश सूर्य के प्रकाश या ताप को परिवर्तित करने की क्षमता,
करने की क्षमता को क्या कहते हैं? एल्बिडो कहते हैं। ये इसकी डिफिनेशन से ही क्वेश्चन बन सकता है। एल्बिडो क्या है पूछ सकता है। तो किसी सतह, जैसे क्या है, इसको अगर एग्जांपल समझे, जैसे कोई भी जैसे रोशनी क्या है, सूर्य का प्रकाश ले लीजिए, पृथ्वी पर आई। अब पृथ्वी पर जितने जितने एनर्जी के साथ आई पृथ्वी पर, उतने एनर्जी के साथ परिवर्तित या रिफ्लेक्ट थोड़ी होगी, कुछ ना कुछ उसका अंश जो है, एनर्जी क्या है, पृथ्वी के अंदर या जिस भी वस्तु पर पड़ेगी, वो कुछ ना कुछ उसके अंदर जरूर रुकेगी, छूटेगी। तो यही एल्बिडो है कि मतलब जितना पृथ्वी के, मतलब समझ लीजिए पृथ्वी है, ये क्या है, समझ लीजिए ये है पृथ्वी, ये है सूर्य। अब जो इसकी रोशनी इधर आई है, एनर्जी आई, अब क्या है, जब इधर इस पे पड़ेगी तो ये रिफ्लेक्ट होगी, ये इधर आई, इधर रिफ्लेक्ट होगी। ये यहाँ पर जितनी ऊर्जा आई उतनी ही ऊर्जा ये क्या है, निष्कासित नहीं करेगी, कुछ ना कुछ इसका जो है परिवर्तित जरूर करेगी। जितनी ऊर्जा सूर्य से पृथ्वी पर आती है, उतनी क्या है, उतनी ऊर्जा वो परिवर्तित, रिफ्लेक्ट नहीं करती है। उसी को कहते हैं एल्बिडो, एल्बिडो प्रभाव। यहाँ पर कुछ ना कुछ हिस्सा इसका यहाँ पर छूटेगा। तो इसको इसमें हम देखेंगे। और जैसे क्या है, ऐसे हिमालय में अगर ले लीजिए हम, हिमालय में क्या है, बर्फ है, बर्फ है। यहाँ पर एनर्जी आई, जितनी एनर्जी आई उतनी एनर्जी छोड़ेगी। यहाँ पर क्या है, ये ठंडा है, एनर्जी आई सामान्य, अगर पृथ्वी सामान्य भूमि से ले लीजिए, अगर कोई सामान्य भूमि है और कोई एनर्जी मतलब सूर्य का प्रकाश इधर आया, जितना ये रिफ्लेक्ट करेगी उतना ये नहीं करेगा, इसका क्या है, कम होगा, इसका क्या है, इसका ज़्यादा होगा इसकी तुलना में, क्योंकि ये पहले से ही ठंडा है। लेकिन दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर है। ये हिमालय बर्फ क्या है, जितनी तेजी से ऊर्जा अवशोषण करता है उतनी तेजी से उसका निष्कासन भी करता है। इस तेजी से मतलब ऐसा नहीं है तुरंत आया तुरंत चला गया, ऐसा नहीं है। अभी अब इसे रेगिस्तान ले लीजिए, रेगिस्तान में क्या है, दिन में बहुत गर्मी रहती है, रेगिस्तान में दिन में बहुत गर्मी रहती है, लेकिन शाम जब रात होने, आधी रात के बाद समझ लीजिए क्या, उसके उसके बाद फिर देखिए वहाँ पे ठंड, माइनस में टेम्परेचर चला जाता है। क्यों? रीजन यही है कि पृथ्वी जो सूर्य का उष्मा जो किरण आई उसके अंदर, क्योंकि रेत है, जितनी तेजी से उसने अवशोषण किया उतनी तेजी से उसका निष्कासन किया, इसलिए वहाँ पर रात के समय टेम्परेचर क्या माइनस में चला जाता है। इसलिए इसका हिमालय का और सामान्य भूमि, पृथ्वी से ले लीजिए, सामान्य स्थल से ले लीजिए, दोनों में बहुत अंतर होगा। इसी को कहते हैं एल्बिडो प्रभाव दोनों में, क्योंकि ये इसके मिट्टी समान भूमि के अंदर अगर उष्मा आएगी उतनी तेज से वो रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। क्योंकि देखिए पृथ्वी क्या है, अगर शाम हो गई, गर्मी के समय शाम होने के बाद भी क्या है, हीट रहता है, जमीन आप देखिए तो हीट रहता है। लेकिन आप वहीं कोई जैसे ऐसा वस्तु ले लीजिए, जैसे आप बर्फ ही रख दीजिए, देखो वो जितनी तेजी से आएगा उतनी तेजी से रिफ्लेक्ट करेगा, जितनी तेजी से आएगा उतनी तेजी से निष्कासन भी करेगा उष्मा का। इसलिए दोनों में अंतर है और इसी को कहते हैं एल्बिडो प्रभाव। अब जैसे आर्थिक महत्व में इसके देख लिए, हम देखें इसमें क्या क्या होगा। आर्थिक महत्व, जैसे यहाँ पर औषधियाँ पाई जाती हैं, देखें तो हम औषधियाँ, पेड़ से क्या, लकड़ी, बहुमूल्य लकड़ियाँ यहाँ पाई जाती हैं, जैसे जैसे ओक, जो ओक के वृक्ष होते हैं बहुमूल्य होते हैं, पाए जाती हैं। उसके बाद यहाँ पर अगर हम देखें पर्यटन,
उसके बाद तीसरा अगर इसमें हम देख सकते हैं और क्या हो सकता है, इसमें गुच्छी मशरूम, गुच्छी मशरूम, ये इंपॉर्टेंट, गुच्छी मशरूम, गुच्छी मशरूम, ये थोड़ा क्या है, ये सामान्य मशरूम जो मार्केट में मिलते हैं हमारे यहाँ, आप सबके यहाँ, तो उसके तुलना में ये थोड़ा कॉस्टली होते हैं। ये मशरूम जो है थोड़ा कॉस्टली होते हैं सामान्य मशरूम की तुलना में। अगर इसको, इसके जैसे हम पारिस्थितिक तंत्र, जैसे इसमें खतरा अगर देखें, खतरे से रिलेटेड क्या क्या हो सकता है, ये आर्थिक महत्व हो गया इसमें। इसको खतरा क्या है, जैसे जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, वनों की कटाई, वनों की कटाई, अनियंत्रित पर्यटन, अनियंत्रित पर्यटन ले लीजिए, और औद्योगिक विकास, यहाँ पर औद्योगिक विकास में जैसे डैम, डैम, पुल, विद्युत, विद्युत विकास, एक तरह से यहाँ पर विद्युत इम्पोर्टेंट है। अब जैसे चाइना इसी का सबसे बड़ा डैम बना रहा है, तो इससे क्या है, अब जैसे यहाँ पर देखिए अभी जो वायनाड में मानसून, पिछले मानसून में भूस्खलन के कारण कितने लोग, मतलब समझ लीजिए मरे थे। क्यों मरे थे, क्योंकि क्या है, अब जैसे जो नेचर, जो नेचर ने हमको दिया है कोई भी चीज़, अब जैसे हम लोग क्या है, वनों का जो सर्वेक्षण होता है सैटेलाइट के माध्यम से होता है, उनको सिर्फ पेड़ ही दिखता है, ऐसा नहीं दिखता कौन सा पेड़ है कैसा नहीं। अब जैसे जो नेचुरल जो प्राकृतिक है उसको हम काट देंगे, और उसके जगह पे क्या चाय बागान लगा दिए, यही हुआ था केरल में, वायनाड में यही हुआ था। उसको काट कर अगर हम चाय बागान लगाएंगे, जो नेचुरल जो प्राकृतिक पेड़ हैं, जड़ें क्या हैं उनकी मजबूत है, मिट्टी को पकड़ने में मजबूत है वो। अब चाय का अगर उतनी, चाय अगर लगाएंगे उसकी पकड़ उतनी मजबूत नहीं है, तो मिट्टी क्या है, बह जाएगी। मिट्टी बह जाएगी तो जब मिट्टी बहेगी उसी को भूस्खलन कहते हैं। तो बाढ़ आएगी, बाढ़ आएंगे और लोग विस्थापित होंगे, लोग मरेंगे। इसलिए विकास नेचर के साथ करिए, उसके साथ मतलब खिलवाड़ नहीं करिए, क्योंकि अगर नेचर के साथ हम खिलवाड़ करेंगे तो नेचर अगर खिलवाड़ करेगी हमारे साथ तो बहुत भयावह स्थिति होती है। इसलिए बहुत सारे जैसे भारत के अगर हम देखें, जो भारत ने जो जो मतलब अपने कदम उठाए हैं, नेशनल मिशन मतलब नेशनल मिशन हिमालय इकोसिस्टम, उसके बाद प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड, जो अगर जीव से ले लीजिए इसको है, उसके बाद सेंटर फॉर क्रायोस्फीयर क्लाइमेट चेंज, आपदा मिशन की तैयारी, संधारणीय पर्यटन और अपशिष्ट प्रबंधन, संधारणीय पर्यटन और अपशिष्ट प्रबंधन इसमें आएगा। उसके बाद इसमें हम देखेंगे, उसके बाद इसमें कुछ मुख्य 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 जो पॉइंट थे उसको बता दिए, उसके बाद इसमें और कुछ पॉइंट है नहीं। ये इसके मुख्य खतरे हैं जो हैं। इसको जल विद्युत, यहाँ पर विद्युत विकास में जल विद्युत कर सकते हैं आप, जल विद्युत कोई भी चीज़ हो। अब जैसे अगर आवश्यकता से ज़्यादा, जैसे चाइना जो बना रहा है वो अपना क्या औद्योगिक पावर दिखा रहा है, सही है, लेकिन उसके मतलब ऐसा ऐसा मेंटेन करके हम विकास करना चाहिए, संतुलन प्राकृतिक और कृत्रिम जो बना रहे हैं उसके साथ संतुलन बना रहे, ऐसा ना हो कि उसके साथ खिलवाड़ हो जाए। तो आज के लिए इतना ही, उसके बाद मिलेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। वैसे आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग क्या है वीडियो, उसके बाद आप बता सकते हैं कि आगे नेक्स्ट कोई भी टॉपिक आपको लगे उस पर
विचार करेंगे नेक्स्ट टॉपिक क्या लाएं। उसके बाद अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, और क्या ही, उसके बाद फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।